क्लास 7th भूगोल के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पर्यावरण, जिसका ये सेकंड पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण। हमने देखा था कि पर्यावरण जो भी हमारे आसपास चारों ओर जो भी हो रहा है, जो भी होता है, जो भी चीजें हैं, चाहे वो नदियां, पहाड़, पर्वत, कुछ भी हो, सभी पर्यावरण है। और उसमें हमने देखा था कि कुछ जो पर्यावरण के भाग हैं, कुछ घटक हैं, उनको प्रकृति ने बनाया है और कुछ थे जिन्हें मानव ने बनाया है। तो हमने देखा था कि कुछ प्राकृतिक होते हैं और कुछ मानव निर्मित होते हैं, जिसमें प्राकृतिक में हमने देखा था जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। जबकि मानव निर्मित में हमने देखा था पार्क, कारखाने, है ना, मशीनें, सड़क, बिल्डिंग्स। तो अब हम इसको विस्तार से समझते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, ये सभी मनुष्य नहीं बना सकता, इसको प्रकृति ने ही बनाया है, इसलिए ये प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम ऊपर डायग्राम में देखते हैं, ये रहा, ये प्राकृतिक वाला पार्ट। आप देखिए, इसमें जल मंडल है जिसमें आपको ये समुद्र, नीला पानी दिख रहा है। वायुमंडल में ये हवाएं, और स्थल मंडल में ये जमीन, पहाड़ वगैरह, जिसपे ये घर, बिल्डिंग्स, पेड़ वगैरह रह गए, है ना। और जैव मंडल जिसमें कि ये डायग्राम आपको आगे और बड़ा होके दिखेगा, तो और इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जब जानते हैं कि स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल ये चारों प्राकृतिक पर्यावरण के घटक हैं, अब इनको अलग से क्या समझने की कोशिश करते हैं विस्तार से। तो स्थल मंडल को सबसे पहले समझते हैं हम। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी सतह को स्थल मंडल कहते हैं। यानी जहां हम रहते हैं, जहां हमारे घर बने हुए होते हैं, जहां पेड़ लगे होते हैं, उस जमीन को ठोस परपटी या ऊपरी परत कहते हैं पृथ्वी की, है ना, उसी को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। विषम धरातल मतलब ये एक जैसा नहीं होता, कहीं ये पहाड़ भी है, पहाड़ जिस पे है तो वो भी आपकी पृथ्वी पे ही बने हुए हैं। पठार यानी कि पहाड़ से थोड़े छोटे आकृति के ऊंचे स्थान। ठीक है, मैदान आपने देखा है एकदम समतल होते हैं, एकदम समान होते हैं। और घाटियां, तो ये सभी स्थल मंडल के ही भाग हैं। ठीक है, ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। महाद्वीप यानी कि हमारा भारत जैसे उपमहाद्वीप हम बोलते हैं, तो बहुत सारे जहां पर भी देश हैं, जहां पर भी कोई स्थान है, तो वो स्थल पर ही बसा हुआ हो सकता है, पानी में तो हो नहीं सकता। तो हमारी पृथ्वी तो हमको दिखती है, लेकिन अब हम जब महासागर, समुद्र या नदियों, तालाबों की बात करें, तो वहां हमको ऊपरी तौर पर तो पानी दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर, कहीं ना कहीं तो उसका अंत है, कहीं ना कहीं एंड में उसकी जो है तली बनी हुई। ठीक है, तो महासागर की जो तली है वहां पर भी आपको स्थल मंडल मिलेगा, है ना। फिर स्थल मंडल की जो परिभाषा है वह देख लेते हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। ठीक है, तो स्थल मंडल वह क्षेत्र जो हमें वन, जैसा कि हमने देखा, आपके पेड़ पौधे कहाँ हो सकते हैं, उसी पृथ्वी पर स्थल पर ही हो सकते हैं। कृषि भी यही हो सकती है। मानव बस्तियों यानी हम जहाँ रहते हैं, हमारे घर, हमारी कॉलोनीज, हमारा समाज कहाँ रहता है, वो जमीन पर ही रहेगा। और पशुओं को चरने के लिए घास स्थल, क्योंकि घास जो है पृथ्वी में ही उगेगी, तो घास स्थल यानी कि उसके चरने की जगह जहां आप पशुओं को चरा सकते हो, है ना, तो वो भी आपको स्थल मंडल ही उपलब्ध कराता है। और यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो आपका जो खनिज है, लोहा, चांदी, तांबा, सोना, हीरा, सब कहाँ से निकाला जाता है, पृथ्वी के अंदर से ही निकाला जाता है। तो स्थल मंडल जो है आपका खनिज संपदा का भी एक बहुत बड़ा स्रोत है, बहुत बड़ा भंडार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये चित्र हम बाद में समझने की प्रयास करते, पहले इसको डिटेल से देखते हैं। तो हमने स्थल मंडल को देखा, अब हम जल मंडल को देखते हैं। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं, ये तो शब्द से ही क्लियर है।
कि जलमंडल वही होगा जो जल का क्षेत्र होगा। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जल के बिना किसी का भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम पूरी तरह से वैसे पृथ्वी पर निर्भर करते हैं, हम जो स्थल मंडल पर निर्भर करते हैं, क्योंकि यहीं पर हमारे घर हैं, यहीं पर हमें सांस लेने के लिए हवा देने वाले पेड़ पौधे उगते हैं, यहीं से हमको भोजन प्राप्ति के लिए यहीं पर आपकी फसल उगाई जाती है। ठीक है, लेकिन आपको पानी पानी की जरूरत सभी को होती है, तो उसके लिए आपको जल मंडल पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, तो यही लिखा है कि यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। यानी कि आप एक एग्जाम्पल से समझे कि अगर मछली है तो मछली को स्थल से कोई मतलब नहीं है, स्थल मंडल उसके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जल मंडल उसके लिए जरूरी है, क्योंकि वो वहीं रहती है, उसका निवास भी वहीं है, वो खाना भोजन भी उसको वहीं से मिलता है, ऊर्जा भी उसको वहीं से मिलती है, तो वो पूरी तरह से उस पर निर्भर है। लेकिन हम इंसान, हमें रहने के लिए, भोजन के लिए पृथ्वी की जरूरत होती है, लेकिन पीने के लिए पानी तो चाहिए, तो जल मंडल हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, और वायुमंडल की बात करें तो ऐसा कोई जीव नहीं है ना जो कंटिन्यू लगातार सिर्फ वहीं आसमान में ही रहता हो, जमीन पर या पानी में वो आएगा ही। ठीक है, तो अब हम समझते हैं वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत, यानी कि वायु हमको दिखती नहीं है, लेकिन हम देखते हैं ऑक्सीजन, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम उस कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में मुक्त करते हैं, उसके अलावा भी कई सारी गैसेस पाई जाती है जैसे नाइट्रोजन, है ना, ऑर्गन वगैरह। तो उसकी जो परत होती है, यानी बहुत सारी गैसों का मिश्रण है, बहुत सारी गैसें चल रही हैं, जिसका उपयोग हमें होता है, वो हमारा शरीर ले लेता है। ठीक है, तो वो जो पतली परत है हवाओं की या वायु की, उसी को वायुमंडल बोलते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, यानी आप किसी भी चीज को ऊपर उछालोगे तो वो एक निश्चित दूरी तक जाके फिर नीचे आ जाएगी, यानी पृथ्वी खींचती है, किसी भी ऊपर फेंकी गई चीज को नीचे की ओर खींचती है, उसी को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, उसके आकर्षण की शक्ति। तो वायुमंडल को वो थामे रखता है, यानी हवाओं को बाहर नहीं जाने देती, पृथ्वी पकड़ के रखती है। ठीक है, तो उसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। अब वायुमंडल हमारे लिए क्यों जरूरी है वो देख लेते हैं। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, क्योंकि हवाएं हमारे आसपास होंगी तो सूर्य जो होता है, सूर्य से बहुत तेज सनलाइट आती है, तो जो ये लेयर बनी हुई है हवाओं की, ये उसकी तीव्रता को कम करती है, ताकि हमारे शरीर को उससे नुकसान ना हो। ठीक है, और हानिकारक कई सारी और भी किरणें होती हैं, जैसे यूवी किरणें, इंफ्रारेड किरणें। ठीक है, इसमें कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलवाष्प, है ना, इसमें कई प्रकार के गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है, क्योंकि हम वायुमंडल में ही रहते हैं, हम घिरे हुए हैं हवाओं से, तो जैसे ही हम देखते हैं सर्दियों का मौसम है तो हवाएं तेज हो जाती है, यानी वायुमंडल में परिवर्तन होता है, तो आपको लगता है कि सर्दियों का मौसम आ गया है। जैसे ही गर्म हवाएं लगने लगती है, जिसे लू कहते हैं, तो हमको पता चलता है कि ये गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। ठीक है, तो वैसे ही उमस वाला जो सीजन होता है तो हमको लगता है बारिश होने वाली है, तो ये वायुमंडल में होने वाले ही परिवर्तन होते हैं। मतलब जो मौसम में या जलवायु में आप परिवर्तन देखते हैं, वो कुल मिला के आपके वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन हैं। अब आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल में कौन सी चीजें उपस्थित हैं, तो आपके सामने क्लियर लिखा हुआ है, इसमें कई प्रकार की गैसें जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प होती हैं। उसके अलावा धूलकण होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने प्राकृतिक पर्यावरण के 3 घटक देख लिए हैं, जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल। अब पढ़ते हैं जैवमंडल क्या है। तो उसके पहले हम देखते हैं ऊपर दिया हुआ चित्र। ठीक है, आप इस चित्र को देखिए। ऊपर आप देखेंगे जहां हवाई जहाज उड़ रहा है वो है वायुमंडल। बीच में आप देखेंगे जहां पर पानी दिख रहा है आपको नीला, उसमें कुछ बतख दिख रही हैं, उसके अलावा यहाँ नाव है, तो ये है आपका जलमंडल। उसके बाद आप नीचे आते हो तो उसमें आपको दिखेगा स्थल मंडल, जिसपे ट्रैक्टर चल रहा है, यानी खेती हो रही है। यहाँ पर आपको सड़क, बस वगैरह दिखेगी, घर वगैरह दिखेंगे। तो ये आपने क्लियर समझा कि वायुमंडल क्या है, जहां पर वायु का एक परत है ना, जिसको आपकी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने पकड़ कर रखा है। जलमंडल में आपका
जल से संबंधित और इसकी सबको जरूरत होती है। और ये जो आपका स्थल मंडल है, जहाँ आपके खनिज संपदा होती है, जहाँ पर खेती होती है, जहाँ पर रहने के लिए आपके घर होते हैं, वो सब यहाँ पर है। लेकिन आप बीच में घेरे में देखो तो ये जैव मंडल है। ठीक है, तो जैव मंडल ऐसा क्यों? आप जैव मंडल को ध्यान से देखो, इस पूरे घेरे को, तो आप देखेंगे इसमें वायुमंडल भी आ रहा है, जल मंडल भी आ रहा है और स्थल मंडल भी आ रहा है। यानी कि जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, इन तीनों, जब ये तीनों एक साथ हो तो उसको जैव मंडल बोलेंगे, है ना, क्योंकि किसी भी जीव के लिए ये तीनों भी जरूरी होता है। ठीक है, अब आप यह समझ गए चित्र से, अब इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जैव मंडल क्या है? पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। यही हमने देखा चित्र में कि जहां पर स्थल, जल और वायुमंडल तीनों एक साथ उपस्थित हों तो उसको बोलेंगे आप जैव मंडल। अब जैव मंडल में वर्ड से ही क्लियर है कि यहाँ पर जैव लिखा है, यानी कि यहाँ पर जीवित ही होना चाहिए, तो उसमें आपके पादप और जीव जंतु हो जाते हैं। ठीक है, अगली पारितंत्र क्या है, तो इसमें क्या कहानी दी गई है यह अब हम एक बार देख लेते हैं। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेस्सी ने आश्चर्य से कहा, इतनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। मूसलाधार यानी कि बहुत जोर से वर्षा हो रही है, बहुत तेजी से वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। ठीक है, तो जेस्सी क्या बोल रही है, उस वो केरल की याद आ रही है, यानी केरल में आपको देखेंगे यहाँ हरे भरे खेत के मैदान, खेत और नारियल के बागान होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मूसलाधार बारिश होती है। ठीक है, तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है। कीकर एक पौधे का नाम है जो कांटेदार होता है, और रेत ही नजर आती है। लेकिन वहां ऊंट भी तो मिलते हैं, ये रवि ने बोला। तो ठीक है, यहाँ पर दो जगह की बात हो गई है। जेस्सी ने आपके केरल में बताया कि वहां पर हरे भरे खेत होते हैं और नारियल के बागान होते हैं, और वहां पर बहुत मूसलाधार यानी बहुत तेज बारिश होती है और बहुत ज्यादा मात्रा में बारिश होती है। अब जैसलमेर जो कि राजस्थान में है, जहां पर वो थार के मरुस्थल में है, वहां पर रहने वाले हीरा ने बोला कि हाँ, हमारे यहाँ तो वर्षा ही नहीं होती और दूर दूर तक कांटों वाले पौधे यानी कीकर और रेत ही दिखती है। ठीक है, लेकिन वहां ऊंट भी तो मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊंट जो होता है वो विशेष रूप से ऐसा बना हुआ है उसका शरीर कि वो रेगिस्तान में रह सकता है लंबे समय तक बिना पानी के। ठीक है, चल सकता है। उसके पैरों में भी उस तरीके की गादी लगी होती है कि वो रेत में गड़ता नहीं, वो आसानी से चल सकता है। इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही। ठीक है, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। तो रेगिस्तान में आपको ऊंट तो मिलेंगे ही, लेकिन उसके अलावा सांप, छिपकली और बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं जो रेत में पाए जाते हैं, वो भी मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? अब दो स्थानों की बात हो गई, एक बार जेस्सी ने केरल की बात की और उसके बाद एक बार बात की जैसलमेर की हीरा ने। तो रवि को ये डाउट है कि मतलब दो स्थानों पर इतना डिफरेंस कैसे है, वहां पर जीव जंतु अलग अलग पाए जा रहे हैं ना, वहां के रहन सहन, वहां की वनस्पति। क्योंकि एक तरफ जब जेस्सी ने केरल की बात की तो उसने बताया कि वहां हरे हरे खेत होते हैं और नारियल के बागान होते हैं, जबकि जैसलमेर में रहने वाले हीरा ने बताया कि वहां रेगिस्तान है और वहां पर कांटेदार वाले कीकर और दूर दूर तक रेत ही दिखती है। मतलब एक तरफ हरियाली और एक तरफ यहाँ पर रेत ही दिख रही है। तो वो बोल रहा है कि इतना फर्क क्यों है? तो लेकिन वो बोल रहा है कि इन सब का कोई संबंध है, यानी कि कोई कारण है ऐसा जिसके कारण जैसलमेर में रेत है और वहां केरल में इतनी हरियाली है। तो शिक्षक ने कहा, बिल्कुल एक संबंध है, यानी एक कारण है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। ये हमने देखा है, स्थल मंडल, जैव मंडल जब पढ़ा तो उसमें हमको पता चला कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। आश्रित होते हैं मतलब उस पर डिपेंड होना, उस पर निर्भर होना, है ना।
जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। पारितंत्र को इंग्लिश में इकोसिस्टम बोला जाता है। यानी इकोसिस्टम क्या होगा कि जीवधारी का अपने पर्यावरण के साथ संबंध क्या है, पर्यावरण के साथ कैसा, वो पर्यावरण को क्या दे रहा है, पर्यावरण से क्या ले रहा है, ठीक है। तो उस संबंध को ही इकोसिस्टम यानी पारितंत्र कहा जाता है, ठीक है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल अर्थात तालाब का भी एक पारितंत्र हो सकता है, ठीक है। यानी एक छोटे से तालाब में आप बात करें, वहां पानी होता है, वहां पर भी छोटे छोटे जो है पानी के नीचे रहने वाले पौधे होते हैं और कुछ जलीय जंतु होते हैं जैसे मछली, सर्प, मेंढक, है ना, कछुए। तो उनका भी एक पारितंत्र होता है, यानी वो वहां पर उगने वाले पौधों को खाते हैं तो उनके जो है उन्हें भोजन की प्राप्ति होती है। उसके अलावा वो भी कुछ पदार्थ ऐसे रिलीज करते हैं जिससे उन पौधों को लाभ होता है। तो एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ उनका कैसा संबंध है, उसी को पारितंत्र बोला गया। यानी हमारे पर्यावरण के साथ संबंध, उसे पारितंत्र कहा जाता है, ठीक है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता था? बिल्कुल पारितंत्र बनाता था, क्योंकि वहां पर भी एक पर्यावरण था। क्योंकि हमने शुरू में ही बोला कि जो भी हमारे चारों ओर है वो सब पर्यावरण है। तो वो खेल का मैदान क्यों नहीं होगा पर्यावरण का भाग? वहां पर भी बहुत सारे गेंदे के फूल थे, तितलियां थी, तो वो सब एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे के साथ उनका संबंध है, ठीक है। इसके बाद इसकी जो है व्यवस्थित परिभाषा हम देख लेते हैं जो ऊपर छूट चुकी है। ये पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है, ठीक है। तो वही बोलना चाह रहे हैं कि हम जिस पर्यावरण में रह रहे हैं तो उस पर्यावरण में हमारा एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के साथ, यानी दो इंसान है तो वो एक दूसरे के साथ और उन दोनों का पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, उसी को पारितंत्र या इकोसिस्टम कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये है एक तालाब के पारितंत्र का चित्र, ठीक है। ये एक तालाब का पारितंत्र है, जैसा कि उसने बोला कि एक महासागर, एक तालाब, एक पेड़ भी अपने आप में एक पारितंत्र का निर्माण करता है, क्योंकि एक पेड़ पर कई सारे पक्षी निर्भर होते हैं और वो पक्षी जो होते हैं वो छोटे छोटे कीटों को खाते हैं, तो कहीं ना कहीं सभी एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। तो ये एक तालाब का पारितंत्र है। अब इसमें आप देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये बीच में पानी है, उसमें ये कुछ जलीय पक्षी जैसे बतख वगैरह तैर रही हैं और उसी में पुष्प उग रहे हैं और उसी के किनारे आप देखिए झाड़ियां उग रही हैं। तो उन झाड़ियों पर यहाँ पर कुछ शाकाहारी पशु जैसे गाय, बैल, बकरियां और ये हिरण वगैरह इस पे निर्भर है। तो और ये ऊपर से झरना आ रहा है, तो यहाँ आप देखिए ये पूरा एक पारितंत्र है, ये सभी एक दूसरे पर निर्भर भी हैं और ये एक दूसरे के बिना कोई भी जीवित भी नहीं रह सकता है, ठीक है। पानी नहीं होगा तो ये जीवित नहीं रहेंगे, पानी नहीं होगा तो ये वनस्पति नहीं उगेगी, ये पेड़ पौधे नहीं उगेंगे, पानी नहीं होगा तो बतख तैरेगा कहाँ, रहेगा कैसे, ठीक है। तो सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, यानी एक दूसरे का संबंध होता है इनके साथ, तो उसी को पारितंत्र बोला जाता है। और ये एक तालाब के पारितंत्र का उदाहरण है। लेकिन ये तालाब पारितंत्र जो होता है ये मनुष्य बनाता है, तालाब का निर्माण मनुष्य करता है, ये प्रकृति नहीं करती। जैसे नदियों का निर्माण प्रकृति ने किया है, मनुष्य ने नहीं किया है, नदियां मनुष्य नहीं बनाता, ठीक है। तालाब बना सकता है, तो तालाब मानव निर्मित पारितंत्र है, ये आप याद रखना है इस बात को, ठीक है। मानवीय पर्यावरण, ठीक है। आप प्राकृतिक पर्यावरण हम समझ चुके हैं, पारितंत्र भी समझ चुके हैं, अब मानवीय पर्यावरण की बात करते हैं। मानवीय पर्यावरण में मैंने बताया था कि मानवीय पर्यावरण में ये नहीं होता कि मानव निर्मित क्या है, जैसे पार्क, झूले, उद्योग, कारखाने, ये सब नहीं। मानवीय पर्यावरण में हम कैसे रहते हैं एक दूसरे के साथ, यानी हमारे परिवार में हम कैसे रहते हैं, हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमारे स्कूल में, जहां हम काम करते हैं वहां हम कैसे रहते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे हम संबंधित हैं, उसको बोलते हैं मानवीय पर्यावरण, ठीक है। तो मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। पारस्परिक यानी कि आप भी किसी के साथ क्रिया करेंगे, वो आपके साथ क्रिया करेगा, तो एक दूसरे के साथ होने वाली क्रियाएं जो होती हैं उन्हें कहते हैं पारस्परिक क्रिया।
और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। ये तो हमने देखा कि आवश्यकता हमारी जरूरतों के लिए हमने पर्यावरण में परिवर्तन किया है और उसको नष्ट भी किया है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। ठीक है। अब प्रारंभिक मानव, जैसे हम आदि मानव की बात करें जो बंदर जैसा था, तो वो इसको इतना डिस्टर्ब नहीं करता था। उसको नहीं पता था कि कारखाने स्थापित करना चाहिए, सड़कें बनानी चाहिए, कारें बनानी चाहिए, बाइक्स बनानी चाहिए जिससे धुआं हो, पर्यावरण प्रदूषित हो। ऐसा कुछ उसके उनका केवल एक उद्देश्य था कि उनको खाना मिल जाए और जंगली जानवरों से उनकी रक्षा हो जाए। तो यही बोला जाता है कि वो प्रकृति के अनुरूप उन्होंने अपने को बना लिया था। उनका जीवन बहुत सरल था क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं था कि हमें बहुत बड़ा घर बनाना है, बहुत अच्छी नौकरी करना है ना, हमारे पास कार हो, हमारे पास बहुत पैसा हो, ऐसा कुछ भी उनके पास नहीं था। तो उनका जीवन बहुत सरल था। और जो प्रकृति में उनके पास था, मतलब यानी उनको अगर खाने के लिए भोजन चाहिए तो उतना उनको मिल जाए, तो वो प्रकृति इतना तो प्रोवाइड करवा ही देती थी, उपलब्ध हो जाता था, तो उससे उनका काम चल जाता था। तो उन्हें कुछ और ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है। लेकिन समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। ठीक है। क्योंकि जरूरतें बढ़ी तो हमने पर्यावरण का जो है उसमें परिवर्तन करना शुरू किया। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। ठीक है। फसल उगाने की जरूरत पड़ी क्योंकि उसे पता चल गया था कि भोजन जो है अब हमें खुद ही उगाना पड़ेगा, हम प्रकृति पर लंबे समय तक निर्भर नहीं रह सकते। तो उसने फसल लगाना यानी खेती करना शुरू किया। पशुपालन शुरू किया क्योंकि उसे पता था कि उसकी खुद की रक्षा के लिए भी उसने कुत्तों का पालना शुरू किया ताकि जंगली जानवरों से उसकी रक्षा हो। ठीक है। गाय भैंस वगैरह उसने पालने शुरू किए, घोड़े पालने शुरू किए एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। अब वो एक ही जगह पर रहता, खेती करता और वहीं पर रहता। पहले आदि मानव क्या होता था कि वो जहां उनको खाना मिल जाता था वो कंटिन्यू चला करते थे, जहां खाना मिल गया वहां खा लिया, रुक गए, फिर आगे बढ़े जहां खाना मिल गया। ठीक है। लेकिन अब उसने स्थायी जीवन जीना सीख लिया। तो लेकिन अब परिवर्तन आया है तो पर्यावरण में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। अब ये वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है बार्टरिंग सिस्टम। तो ये देखिए आप ऊपर इसका दिया हुआ विस्तार से है। वस्तु विनिमय पद्धति यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। ठीक है। धन का प्रयोग नहीं होता, ये आपको याद रखना होगा कि आपके पास कोई वस्तु है तो आप उसको दे दो और सामने वाले से उसके मूल्य की या उसके बराबर की आपके काम की वस्तु ले लो। जैसे कि ये एक दूसरे से देखिए बांट ही रहे हैं। ठीक है। ये कुछ सामान ग्राहक को दे रहे हैं और उसके बदले कुछ और सामान ले रहे हैं, यानी कि उस समय पैसा, नोट, रुपए वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो वस्तु विनिमय पद्धति शुरू हुई क्योंकि अन्न जो है, अनाज जब खेती करना शुरू हो गया था तो हमको जितना खाना है, मनुष्य को जितना खाने के लिए उपयोग होता था उसके अतिरिक्त भी उसके पास अनाज होता था। अब वो उसका क्या करे, तो वो उसको बाजार में बेचता था। ठीक है। तो ऐसे ही वो वस्तु विनिमय पद्धति शुरू हुई और व्यापार का आरंभ हुआ। अब है औद्योगिक क्रांति। ठीक है। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। औद्योगिक क्रांति यानी कि बड़े बड़े कारखाने बने, है ना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी जहां से बड़ी मतलब बहुत तेजी से जो है उत्पादन शुरू हो गया। जैसे कि आज से हम 100 साल पुरानी बात करें तो हमारे भारत में यह व्यवस्था थी कि हमको धागा बनाने के लिए चरखा चलाना पड़ता था। लेकिन आज ये है कि इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन गई हैं, अब धागा बहुत जल्दी बनता है और कपड़े भी बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत सारी मात्रा में बढ़ते हैं। ठीक है। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, यानी कि आप सड़कें अच्छी हैं, रेल चलती हैं, अब हवाई जहाज का आविष्कार हो चुका है तो वो बहुत ही तेज गति से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। सूचना क्रांति यानी कि आपको इसका एग्जाम्पल मिलेगा मोबाइल। ठीक है। तो सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार यानी कि एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे के पास संदेश पहुंचाना वो बहुत ही सहज यानी कि आसान और द्रुत यानी कि तेज हो गया है। आप मोबाइल का इसमें उदाहरण समझ सकते हैं, कितनी आसानी से हम बातें कर सकते हैं, कितनी भी दूर हो आसानी से मैसेज पहुंचा सकते हैं। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं?
प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। बिल्कुल सही संतुलन होना आवश्यक है, क्योंकि हमने देखिए आगे और पढ़ ही लेते हैं। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। ये बोलना क्या चाहते हैं कि गर्मी में रसीला तरबूज, यानी कि आपको गर्मी से सुकून पहुंचाने के लिए तरबूज का उपयोग करते हो आप, और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली, क्योंकि वो ठंडी का सीजन होता है तो आपको गर्म चीज खाना पसंद है। तो ये प्रकृति ने आपके साथ सहसंबंध बनाया है और उसने आपको लगभग सभी चीजें दी हैं जिससे आप आपका जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकें। लेकिन हमने क्या किया है, हमारी आवश्यकताओं, हमारी जरूरतों की पूर्ति के लिए पर्यावरण में परिवर्तन किया और उसको बहुत हद तक नुकसान पहुंचाया, उसको नष्ट किया है। तो ये बोलना चाहते हैं कि प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना चाहिए। यानी हम विकास भी करें, सड़कें बनाएं, फैक्ट्रियां बनाएं, है ना, स्कूल कॉलेज बनाएं, जो भी बिल्डिंग बनाएं, लेकिन हमको पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए कि पर्यावरण को उससे नुकसान ना हो। ठीक है, तो पर्यावरण के साथ मानव को समरसता यानी कि मेल मिलाप करके उसका भी ध्यान रखना चाहिए, पर्यावरण को नुकसान ना हो, और उसका उपयोग सीखना चाहिए। ठीक है, अभी आगे बोल रहा है कि रवि की कक्षा में एक मिजोरम की लड़की है नूरी, वो बोल रही है कि उसके एरिया में यानी मिजोरम में काफी हरियाली है, तो वो उसको इनवाइट कर रही है। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप ये कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।